हेलो फ्रेंड्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम पढ़ रहे हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये वीडियो रीट के जो बच्चे हैं 2022 वाला जो मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ आने वाले भविष्य में जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखिए आपके सिलेबस में ये पॉइंट नंबर 6 दे रखा है। इसमें एक टॉपिक देख रखा है सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी आपके कितने नंबर का आएगा? 10 मार्क्स का आएगा। इसमें आप देखिए सूचना प्रौद्योगिकी आधार, इसका वीडियो बना के हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। जिसने भी ये वीडियो नहीं देखा है वो सबसे पहले इन वीडियोज़ को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हमने सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण टूल्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। जितने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं वो इसको कंप्लीट कर लीजिए। साथ साथ इसमें पार्ट 3 एंड पार्ट 4 आना बाकी हैं, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पहले लाएं, तो हमने इसके लिए पहले वीडियो बना दिया है ना। ये भी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ साथ इनके MCQ भी बनाए जा रहे हैं, है ना। इसके बाद हमने सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक प्रभाव का पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आज इसका हम पार्ट 2 देखेंगे। और देखिए साथ साथ हमारे चैनल पे आपको MCQ कराए जा रहे हैं, है ना। ये MCQ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपनी तैयारी का आकलन कर सकते हैं कि आप किस लेवल की तैयारी है, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसका कितना एप्लीकेशन आप कर पा रहे हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए आपसे कमेंट करने के लिए बोला, एक बच्चे ने कमेंट करा, एक बच्चे ने कमेंट नहीं करा, ठीक है। इसने कमेंट करा, इसको ये चीज़ ज़्यादा याद रहेगी क्योंकि इसने सुनी, पढ़ी और कमेंट भी कर दिया। कमेंट करने के बाद में जब कमेंट इंसान कर रहा होता है ना, तो वो क्या है, चीज़ों को रिकॉल करता है, वापस से सोचता है मैं कमेंट सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप कमेंट करेंगे तो और बच्चे बैठे हुए हैं, वो अगर आप गलत कमेंट करेंगे तो आपका हंसी मजाक बनाएंगे और आप हंसी का पात्र नहीं बनना चाहते। इसलिए क्या है, आप इस चीज़ से डर जाते हैं और कमेंट नहीं करते, जबकि आपको कमेंट करना चाहिए, चाहे आप गलत कमेंट ही करें। जिससे क्या होगा, आपको कोई सही करेगा, करेक्ट करेगा तो वो चीज़ आपको लंबे समय तक याद रहेगी। आप हमेशा ये चीज़ याद रखना, जिस चीज़ पर आप गलती करते हैं वो चीज़ आपको ज़्यादा याद रहती है, भले ही उसके जिस चीज़ के लिए आपने क्या करी है, सही चीज़ करी है, वो आप जल्दी भूल जाएंगे, पर गलत चीज़ हमेशा याद रखेंगे, है ना। तो इसीलिए आपको कमेंट करना चाहिए, चाहे गलत ही करें या सही करें। हालांकि आपसे हम उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो देखने के बाद में जो भी कमेंट करेंगे वो सही कमेंट करेंगे। तो बिना देरी करें हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब समझते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। बौद्धिक संपदा से मतलब क्या है? बौद्धिक संपदा से मतलब है कि जैसे आप ये फिगर देख पा रहे हैं साथ में, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये बल्ब जल रहा है। बल्ब जल रहा है मतलब इसका दिमाग काम कर रहा है और ये कलपुर्जे काम कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं। क्या सोच रहे हैं? ये कुछ भी सोच सकते हैं, चाहे साइंस की फील्ड में हो, चाहे आर्ट के फील्ड में हो, ठीक है, चाहे लिटरेचर के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, इन्होंने कुछ सोचा, सोचने के साथ साथ इन्होंने कुछ इन्वेंट किया, है ना। या फिर कोई लिटरेचर बनाया, लिखा अपने सोच करके, कोई कविता लिखी मान लीजिए, या कोई कहानी लिखी, या कोई डिज़ाइन बनाई, कोई आर्किटेक्चर बनाया। कुछ भी चीज़ किसी भी फील्ड में इन्होंने अपने दिमाग से सोचकर कुछ इन्वेंट किया है, बनाया है, जिससे क्या होगा, सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, ग्रोथ आएगी, ठीक है। तो इसका फ़ायदा किसको मिलना चाहिए? इसी बंदे को मिलना चाहिए या कोई और बंदा इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए? अब देखिए, अब ये बंदे ने तो ये सब बना लिया और ये क्या किया, सो गया, ठीक है। इसके सोने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इसका पड़ोसी था, उसने देखा अच्छा इसने ऐसे ऐसे एक डिज़ाइन बनाई है, एक साइकिल बना ली मान लीजिए, ठीक है। आज की बात नहीं है, आज से हज़ारों साल पुरानी बात मान लीजिए। अभी साइकिल बनाई, इसने क्या करा, इसने फैक्ट्री डाली और इस साइकिल का प्रोडक्शन करके बेचने लग गया। इस बंदे ने अपने 10 साल दिए हैं इसमें, जबकि ये साइकिल बनाने में। इस बंदे ने सिर्फ 1 घंटा दिया उसकी साइकिल चुराने में, ठीक है। इसने इसकी साइकिल चुरा ली। इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे की मतलब ये जो साइकिल बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, जिसने इन्वेंट किया है साइकिल का, है ना, इसने इसकी डिज़ाइन बनाई है, उसकी डिज़ाइन देखकर चोरी करके और खुद के नाम से साइकिल बना दी। अब इस चीज़ को रोकने के लिए ही बौद्धिक संपदा का अधिकार लेकर आए हैं कि आप, है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसलिए लेकर आए कि जिसका जो इन्वेंट किया है, जिसने जो मेहनत करी है, जिसने जो सोचा है ना, उसी को ही उसका फ़ायदा मिलना चाहिए, कोई दूसरा बंदा आके उसका फ़ायदा ना उठा ले। आ जाइए अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे आप अच्छे से समझ सकें। इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। आ जाइए अब देखिए बौद्धिक संपदा के अधिकार से किसी व्यक्ति द्वारा विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साहित्य अथवा कला के क्षेत्र में किए गए कैसे कार्य से है, मौलिक बौद्धिक कार्य से है। और इसके लिए इसे क्या मिलता है, लीगल राइट्स मिलते हैं। लीगल राइट्स का सिंपल सा मतलब है, अगर इसने कुछ इन्वेंट किया है, कुछ रिसर्च करी है और उसका फ़ायदा कोई और उठा रहा है गैर कानूनी तरीके से, तो वो उसके खिलाफ में क्या कर सकता है, केस कर सकता है, ठीक है। यही होते हैं लीगल राइट्स।
अब देखिए, जो इसने इन्वेंट करा है, इस बंदे ने अपना दिमाग लगा के कुछ इन्वेंट करा है, तो इस सारे राइट्स किसके पास होंगे? इसी के पास तो होंगे कि उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए। देखिए यहाँ पर, अतः रचयिता को इस बात का निर्णय लेने का अधिकार होता है कि उसके कार्य को कहाँ और कैसे उपयोग में लाया जाएगा। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है ना, जिसे बौद्धिक संपदा अधिकार बोलते हैं हिंदी में, तथा उत्पादक कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा नकल व चोरी करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाता है। और इसके लिए क्या करा है इन्होंने? बौद्धिक संपदा अधिकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जिनेवा में, कहाँ पर? जिनेवा में 1967 में विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कब की गई? 1967 में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका मूल कार्य क्या है? विश्वव्यापी बौद्धिक संपदा का संरक्षण है, मतलब वर्ल्ड लेवल पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स। देखो, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें दुनिया भर से कितने देश हैं? 193 देश हैं। क्या भारत इसका सदस्य है? हाँ बिल्कुल, भारत इसका सदस्य है। ये संगठन कितनी अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है? 24 अंतर्राष्ट्रीय संधियों का संचालन करता है। देखिए, 1995 में क्या हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और इसमें एक एग्रीमेंट बनाया गया है कि ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब देखिए, एक बंदा है, उसने अपना दिमाग लगा के एक मेडिसिन का फॉर्मूला बना लिया, ठीक है, और उसने इसके लिए क्या किया? इंडिया में एक फैक्ट्री लगा ली। अब इस फैक्ट्री से इसने प्रोडक्शन किया और ये अपना सामान अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे अमीर कंट्रीज़ को बेचना चाहता है। साथ साथ ये युगांडा, कीनिया, अफ्रीकन कंट्रीज़ में भी अपनी दवाई बेचना चाहता है। तो क्या ये सेम रेट पे दोनों जगह बेच सकता है? नहीं। इसके लिए क्या है? नॉर्म्स किसने बनाए हैं? WTO ने बनाए हैं। कौन से एग्रीमेंट के अंदर बनाए हैं? ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, मतलब ट्रिप्स के अंदर बनाए हैं कि अफ्रीकन, ये अमीर कंट्रियों के साथ अगर ये ट्रेड करना चाहते हैं तो ये थोड़ा टैक्स ज़्यादा लगा सकते हैं, ठीक है, परंतु गरीब कंट्रियों के साथ करना चाहते हैं तो इनको टैक्स में छूट देनी पड़ेगी, डिस्काउंट देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कौन करता है? ये दुनिया भर में ट्रेड से रिलेटेड काम करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये देखता है कि दुनिया भर में ट्रेड आसानी से किया जा सके, कोई मनमानी तरीके से ट्रेड ना करे, इलीगल ट्रेड ना करे, उल्टे सीधे ट्रेड एक्टिविटीज़ ना करे, सिर्फ अपना फ़ायदा ना देखे, दूसरी कंट्रीज़ का भी फ़ायदा होना चाहिए। वो सारे काम कौन करता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन करता है। और इसी में ये ट्रिप्स एग्रीमेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड है ना। अब क्या है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, इन जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सभी को अपने कानून ट्रिप्स के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही बनाने चाहिए, इसका कहना यह है ना। और इसीलिए इंडिया भी क्या कर रहा है? अपने कानूनों में इस तरीके से मॉडिफिकेशन कर रहा है कि वो ट्रिप्स के एग्रीमेंट्स के अकॉर्डिंग हो सके। अब ये देख सकते हैं, सारे देश जो विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं उन्हें इसे मानना है तथा अपने कानून इसी के मुताबिक बनाने हैं। हम भी बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित कानूनों को इसी के कारण बदल रहे हैं ताकि वह ट्रिप्स के मुताबिक हो जाएं, है ना। आज ये अब नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब देखते हैं ट्रिप्स में 7 तरह के बौद्धिक संपदा अधिकारों के बारे में चर्चा की गई है और इसके साथ साथ इंडिया में कितने तरीके के बौद्धिक संपदाओं के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया? 8 तरीके के। अब ये 8 तरीके कौन कौन से हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, पहला कौन सा है? द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, है ना। ये कौन सा ईयर हो गया? 2000। द कॉपीराइट्स एक्ट 1957, कॉपीराइट से रिलेटेड आ ही सकता है, एग्जाम में इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो जाता है। द डिज़ाइन एक्ट 2000। द जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट कौन सा है? 1999 का। द पेटेंट एक्ट कौन सा है? 1970। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेटेंट और कॉपीराइट, इन दोनों एक्ट्स के बारे में तो आपको याद होना ही चाहिए। ये 1957 का, ये 1970 का, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, दोनों में 7 आता है, पेटेंट में और कॉपीराइट में। 1957 आ रहा है, ये पेटेंट में आ रहा है, सी में 57 और पी में 70, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे, कुछ भी ट्रिक बना के याद करने की कोशिश करेंगे, आपको याद रह जाएगा एग्जाम में। कॉपीराइट एंड पेटेंट। अब देखिए, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज़ एंड फार्मर राइट एक्ट 2001, है ना। फार्मर्स के लिए कौन सा राइट है? 2001। और सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिज़ाइन एक्ट कौन सा है? 2000। अब देखो, यहाँ पे भी डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पे भी डिज़ाइन आ रहा है, और डिज़ाइन वाले एक्ट कौन से हैं? सन 2000 में आए थे, ऐसे याद रख लीजिए तो आपको याद रह जाएगा। द ट्रेड मार्क्स एक्ट 1999, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ट्रेड मार्क्स एक्ट, है ना। तो आपको 3-4 याद रखने हैं, तो इनके कॉम्बिनेशन से याद रखेंगे, आपको याद रह जाएगा। जैसे डिज़ाइन की बात करी थी 2000 में, ऐसे याद कर लीजिए। कॉपीराइट एंड पेटेंट की बात 70 7 आ रहा था, एक में 57 था, एक में 70 था, है ना। कॉपीराइट एंड पेटेंट ऐसे याद कर लीजिए, और ट्रेडमार्क 1999 में याद कर लीजिए, ठीक है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कौन सा है? सन 2000 का, ऐसे याद कर लीजिए। इसके अलावा 2 और निम्न क्षेत्र हैं जिनके अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों को सुरक्षित किया जाता है, वह कौन से हैं?
ट्रेड सीक्रेट एक्ट हो गया और संविदा कानून कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, है ना। ये 2 एक्ट और हैं जिसमें हम क्या करते हैं, जो बौद्धिक संपदा से रिलेटेड जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। ट्रेड सीक्रेट एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट याद रखोगे तो याद रहेगा। आ जाइए अब देखिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। देखो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसमें मान लीजिए आप बैठे हैं यहाँ पर और आपने देखा है इसमें कोई कमी दिख रही है, तो आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं, आप आराम से कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि यार मेरे को एक सॉफ्टवेयर ऐसा चाहिए जिससे मैं अपनी इंडस्ट्री का डिज़ाइन बना सकूँ, और ये आपने एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ढूंढा जो इंडस्ट्री डिज़ाइन बनाने में काम किया जाता है। इसका आपने इस्तेमाल करके और अपनी इंडस्ट्री का डिज़ाइन बना लिया, तो आपको इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ऐसे सॉफ्टवेयरों को क्या बोला जाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बोला जाता है, जिसका इस्तेमाल फ्रीली कोई भी कर सकता है अपने किसी भी काम के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ओपन सोर्स ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसका सोर्स कोड सभी के लिए खुला होता है। ऐसे सॉफ्टवेयर का कोड कोई भी व्यक्ति संशोधित कर उसमें योगदान दे सकता है या स्वयं अपने काम में इसका निःशुल्क उपयोग कर सकता है। आ जाइए नेक्स्ट देखते हैं। आ जाइए फ्रेंड, अब देखिए सूचना प्रौद्योगिकी, करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए करियर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा तो जब भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सब सिलेबस लिखा हुआ है। देखिए ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके एप्लीकेशन पूछ रहे हैं हमसे, इसके इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं एप्लीकेशन, और इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जॉब्स में भी हो रहा है, जॉब क्रिएशन में हो रहा है ना। लार्ज स्केल पर ये जॉब प्रोवाइड कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को रोज़गार दे रहा है, तो इसको पढ़ना भी ज़रूरी है कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। देखिए जिस बंदे को कंप्यूटर का ज्ञान है वो इस क्षेत्र के अंदर क्या है, करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता है, ठीक है। और ये क्षेत्र ऐसा है कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा उभरता हुआ क्षेत्र है, प्रोग्रेसिव है, डेवलप्ड है, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभावना है रोजगार की। आप देख सकते हैं कि दुनिया भर में सर्विस सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है ना। तो इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और ग्रोथ तो है ही साथ साथ, ठीक है। आ जाइए इसको देखते हैं। आ जाइए देखते हैं सूचना प्रौद्योगिकी में जीवन वृत्ति के लिए उपलब्ध अनगिनत विकल्पों में से कुछ विकल्प निम्न हैं। कौन कौन से, ग्राफिक डिजाइनर, वेब पेज डिजाइनर, एनिमेटर, डेस्कटॉप डिजाइनर, नेटवर्क मैनेजर। तो बहुत सारी फील्ड हैं, उसमें से ये कुछ चुनिंदा फील्ड दे रखी हैं। तो अभी देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप है इसके अंदर, जॉब का, एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। आप खुल के काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो आप उस फील्ड में जा सकते हैं। आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में फील्ड है, मन है तो आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। वेब पेज डिजाइनर बनना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एनिमेटर बनना चाहें, एंटरटेनमेंट के साथ में एनिमेशन कर सकते हैं आप, है ना। डेस्कटॉप पब्लिशिंग कर सकते हैं साथ साथ बैठे बैठे। नेटवर्क मैनेजर बन सकते हैं क्योंकि आपको मन है दुनिया से कनेक्ट होने का, कैसे ये काम करती है टेक्नोलॉजी, ऐसी चीज़ों में आपकी रुचि होती है, तो इन चीज़ों में आप अपने करियर अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। आ जाइए चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अभी हमने लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। तो देखिए आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। अगर आपके कोई वैल्यूबल सजेशन हो, कमेंट्स हो तो ज़रूर लिखिए।